अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम पाकिस्तान के इलेक्शन 2024 के बारे में बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सी पटिशन्स आई और आज एक ही दिन के अंदर 6 पटिशन्स को निपटाया गया, जिनमें से 5 जो उम्मीदवार थे उनको इजाज़त दे दी इलेक्शन लड़ने की। इनमें परवेज़ इलाही साहब शामिल हैं, सनम जावेद शामिल हैं, इसमें ताहिर सादिक अटक से जो हैं वो हैं, शौकत बसरा हैं, जबकि एक पंजाब के PP 16 रावलपिंडी से आरिफ अब्बासी जो है कि उनकी दरख्वास्त कबूल नहीं की गई और उनके कागजात मुस्तरद ही किए गए हैं। दूसरी तरफ 24 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोलिंग स्कीम का ऐलान करना था, वो अभी तक नहीं हो सकी। 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बहुत सी उंगलियां उठाई जा रही है सारे इलेक्शन प्रोसेस में फ्रॉम डे फर्स्ट। जब से हम अगर एक साल पीछे चले जाएं, पंजाब KP के इलेक्शन, उनसे लेकर अब तक जो है कि काफ़ी क्रेडिबिलिटी के क्वेश्चन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में उठाए जाते रहे हैं। अभी भी इस वक्त सबसे ज़्यादा तनकीद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे होती है। इस वक्त जो इलेक्शन माहौल है वो कितना साजगार है, इससे पहले पाकिस्तान का इलेक्शन माहौल कैसा होता था, और इसके बाद अब से 8 फरवरी और 8 फरवरी के बाद इलेक्शन को किस तरह से इसकी क्रेडिबिलिटी बनाई जा सकती है, इस पे हम बातचीत करेंगे। मुदस्सर रिजवी साहब हमारे साथ हैं जो फाफेन से आपका तल्लक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क। ये पाकिस्तान में उन इदारों में से एक है जो पाकिस्तान के इलेक्शन को बड़ी बारीकी से जांचते हैं, तमाम इलेक्शन प्रोसेस को, इलेक्शन रिजल्ट्स को, पोलिंग डे को, और उसके बाद जो सारी सूरत हाल होती है। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब आपका टाइम देने का। बुनियादी क्वेश्चन ये है कि अभी इलेक्शन 2024 में हम हैं, और अगर हम इसको थोड़ा सा एक मुवाजना अगर हम करें 2018, 2013 या 2007, 8, 2002 के इलेक्शन के साथ, क्योंकि तनकीद बहुत ज़्यादा की जा रही है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि नहीं, पाकिस्तान के यहाँ सारे ही इलेक्शन एक जैसे होते हैं, बस वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मीडिया एक्सपेंड कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मीडिया पे आती हैं तो इसलिए ज़्यादा लगती हैं, लेकिन शायद वैसे ही हालात हैं जैसे पहले थे। आपको भी ऐसा लगता है या वाकई इस दफ़ा शायद कुछ थोड़ा ज़्यादा मसाला डल गया? देखिए, इलेक्शंस की क्वालिटी तो हमेशा पाकिस्तान में चैलेंज होती रही है, और इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी शायद ही कोई ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन गुजरा हो जिसकी इंटीग्रिटी पे उंगली ना उठाई गई हो। एक फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब आए थे, लेकिन बाद में उनको भी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाता जाया गया रहा इलेक्शन के बाद। सो एक हिस्ट्री है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर 2017 या 2002 या 2008 या उससे पहले के इलेक्शंस में कुछ हुआ हो और 2022-24 के इलेक्शन में वही कुछ हो रहा हो तो उसको हम कहें क्योंकि पहले हुआ था इसलिए क्योंकि ये ठीक है। सो वन रॉन्ग डजंट मेक इट राइट नाउ। तो इश्यूज तो इलेक्शन में है, और इश्यूज सिर्फ एक पार्टी के नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, बलूचिस्तान में कुछ पार्टीज हैं उन्होंने भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है। तो लेकिन क्योंकि मीडिया बहुत ज्यादा फोकस्ड है एक पार्टी पे, इस वक्त PTI, तो उसके जो इश्यूज हैं वो बड़े जोरदार तरीके से हाईलाइट किए जाते हैं। लेकिन ये इलेक्शन भी थोड़ा मुख्तलिफ इस तरीके से कि इलेक्शन की कैंपेन ये कोई 13 तारीख को नहीं शुरू हुई है। ये इलेक्शन की कैंपेन पिछले 2 साल से चल रही है, जब से पिछली गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद निकली है। बल्कि इलेक्शन की कैंपेन शायद उसी वक्त शुरू हो गई थी जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने एक साइफर लहराया था। जी बिल्कुल, उस दिन से इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है, और इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्रैग्ड आउट कैंपेन, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने तौर पे कैंपेन कर रही हैं। जिस 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 कैंपेन और गहमा गहमी की हम शायद बात करते हैं वो बड़ी बड़ी रैलीज हैं जो शायद 2012 से पहले पाकिस्तान में नहीं होती थी। ये भी एक नई रिवायती तौर पे पाकिस्तान में, आपको भी याद होगा, बहुत बड़ी रैलीज नहीं होती थी। कुछ टोकन होती थी, लियाकत बाग पे एक कोई बड़ी रैली पार्टियां कर देती थी, या फिर निश्चित में हो जाती थी, एक कोई लाहौर में एक कर ली, बड़े 5-7 शहरों में होता था। जी, ये मीनारे पाकिस्तान पे जो 2011-12 में एक रैली की गई थी, उसके बाद एक बड़ी रैली। इसका पाकिस्तान में 859 इलेक्शंस होते हैं, 593 प्रोविंशियल असेंबलीज के और 266 नेशनल असेंबली के। तो वो इन डिस्टिंक्ट कैंपेन्स हैं, डिस्टिंक्ट इश्यूज हैं, अलग अलग कैंपेन्स हैं, और वो कैंपेन चल रही है। अच्छा, अब इस दफा हुआ ये कि इस दफा जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिस पाकिस्तान के हिस्से में हम रहते हैं, PTI और PML, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स का ही ऐलान नहीं किया। 4-4, 5-5 लोग उनके पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे, वो अपने कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं कर रहे थे। 12 तारीख को शायद रात में उन्होंने ऐलान किया। तो कैंडिडेट्स ही नहीं पता होंगे तो पोस्टर्स क्या लगेंगे, बैनर्स क्या, जो कलर इलेक्शन कैंपेन का है वो तो नजर ही नहीं आया, वो अब नजर आना शुरू हुआ है।
अब आप देखें वो पोस्टर्स भी आ गए हैं, बैनर्स भी आ गए हैं, और खुशाइन बात यह है कि इस 2 साल की क्रिटिसिज्म के बाद इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म में आया, शायद उसके कुछ डिसीजंस कंट्रोवर्शियल थे और तरीके से किया जा सकते थे, लेकिन कुछ काम उन्होंने बहुत अच्छे किए। वोटर्स की तादाद हमारी देखें 22 मिलियन के करीब बढ़ गई है। डीलिमिटेशन ऑल्दो वो भी एक कंट्रोवर्शियल प्रोसेस था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 3.5 महीने में डीलिमिटेशन कर दी। कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। नॉमिनेशन प्रोसेस हमने गुजार दिया, उस पर बेतहाशा कंट्रोवर्सीज हुई, उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन बहुत सारे फैसले जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने अंडू कर दिया। और आज भी बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेजर कैंडिडेट्स को अलाउ किया है। हमारा भी यही ख्याल है कि पार्टीज और कैंडिडेट्स को लड़ना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए, वोटरों का फैसला है। लेकिन एक और चीज जिसको हमें गौर करने की जरूरत है वो ये है कि 2 साल की कैंपेन है और लोग थक चुके हैं इस कैंपेन से। मतलब बहुत लंबा अरसा होता है अनसर्टेनिटी का, एक धुंध की सूरत हाल रही है मुल्क में। अब तो मौसम में भी धुंध की सूरत हाल आ गई है, तो वो लोगों की टायर्डनेस भी अब झलक रही है। पीपल वांट इलेक्शंस एंड गेट ओवर विद इट। अब हम शायद उस जगह पर आ गए हैं कि अब बस लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएं, और लोग थक भी चुके हैं। मुसलसल सियासी गुफ्तगू, चाहे वो घरों में हो, चाहे वो गलियों में हो, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, मुसलसल एक जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, कन्फ्रंटेशन है, पोलराइजेशन है, उस वो लोगों को थका भी देती है। और मेरे ख्याल में उससे निकलना चाहिए। अच्छा मुदस्सिर, इस सारे इलेक्शन के अंदर 2 चीज़ें बड़ी कंट्रोवर्सी रही है फ्रॉम डे फर्स्ट। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम लाने की कोशिश की, उसके ऊपर बड़ी ले दे हुई, लेकिन उससे हम निकल गए। और फिर उसके बाद जो है कि अभी सिंबल जो होता है सियासी जमात के लिए बड़ा अहम होता है, और अभी उनसे वो नहीं है उनके पास। आप ये समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें, चलें एक ईवीएम को हम छोड़ देते हैं, वो तो पहले लेजिस्लेशन होगी, मामला एक तरफ हो गया, लेकिन ये सिंबल का मामला जो है कि ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है कि ये मुसलसल एक सवालिया निशान रहेगा। और हमारी हिस्ट्री में भी ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी जमातों से सिंबल्स लिए गए थे, बैन भी लगे जमातों के ऊपर। तो ये डिसीजन भी जो है कि हमें बार बार हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं याद दहानी कराता रहेगा, और रिजल्ट्स के हवाले से, क्रेडिबिलिटी के हवाले से ये क्वेश्चन रेज पैदा करेगा, या ठीक है कोई नहीं, ऐसा होता रहता है? सवाल तो उठ रहे हैं, अभी भी उठ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है, और शायद ठीक भी होगा, कि पॉलिटिकल पार्टीज को रोकना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पीटीआई ने लीगल एक वायलेशन की, और उसके नतीजे में उन्होंने एक लीगल कॉन्सिक्वेंस बुना द रियलिटी इन बिटवीन। लेकिन ये पाकिस्तान में पहले भी हुआ। पीपल्स पार्टी को बाहर किया गया, MQM लंदन को बाहर किया गया, नून निकाली गई, किए गए सेनेट के इलेक्शन में, आजाद वो लड़े। लेकिन हमने पॉलिटिकल पार्टीज ने शायद सीखा नहीं है। जो सारे काम पाकिस्तान में कानूनी ही होते हैं, कोई भी ऐसा फैसला नहीं होता जो गैर कानूनी हो। जो पीटीआई का सिंबल भी लिया गया है या उनको नहीं दिया गया है, वो भी एक कानूनी रीजन है कि कानून के मुताबिक उन्होंने एक सर्टिफिकेशन देनी है, जिसमें उनको ये कहना है कि उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो 202 सेक्शन के तहत जमा कराया जाता है करा दिए, जो उन्होंने नहीं जमा कराया। और क्योंकि वो सर्टिफिकेशन नहीं जमा कराई, ये कानून पार्लियामेंट नहीं पास किया है, तो उनको सिंबल नहीं मिला। इनलिस्टमेंट का एक तरीका है और सिंबल लेने का दूसरा तरीका है। एक इनलिस्टेड पार्टी है, लेकिन सिंबल लेने के लिए उनको 4-5 सर्टिफिकेशन जमा कराती हैं। एक सर्टिफिकेशन में दे वर लैकिंग, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो सर्टिफिकेशन है ये एडिक्वेट नहीं है। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब शायद वक्त है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन फ्रेमवर्क को इम्प्रूव करना चाहिए, और जहां जहां भी दरवाजे कमजोर दरवाजे हैं उनको मजबूत करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज का रोल को स्ट्रेंथन करना चाहिए है, और ये कानून के तहत ही हो सकता है। पाकिस्तान इज अ रिपब्लिक, पाकिस्तान में तमाम काम कानून के मुताबिक होते हैं, लेकिन उसमें इंटरप्रिटेशनल स्पेस कानून में इतनी छोड़ दी जाती है कि वो जरूरी नहीं है कि हर इंटरप्रिटेशन हर एक को पसंद आए। अगली पार्लियामेंट के लिए मेरे ख्याल में 2 बहुत जरूरी चीजें। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने देखा, पिछले 2 साल से जितनी कॉन्स्टिट्यूशन की बेतौकीरी हुई है इस मुल्क में, शायद इससे पहले ना हुई हो। उसके जो मिलिट्री डिक्टेटर्स आए हैं, उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल ही एब्रोगेट भी किया गया, हेल्ड इन अबाइंस भी किया गया। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर रहकर
कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट भी नहीं किया गया, सस्पेंड भी नहीं हुआ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर रह रहकर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन काफी के छेड़छाड़ की कॉन्स्टिट्यूशनल गैप्स हमें नजर आए, उसको मेरे ख्याल में मजबूत करने की जरूरत है। उन लूप होल्स को, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है, और जो इलेक्शन के तमाम मामलात हैं उनमें गहराई में जाने की जरूरत है। उसमें जब तक हम इलेक्शन फ्रेमवर्क को इम्प्रूव नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज की रेगुलेशन वगैरह जो हमने डाली हैं इनको ठीक तरीके से रैशनलाइज नहीं करेंगे पाकिस्तानी रियासत को देखते हुए, तो शायद इस किस्म के मामले अगले इलेक्शन में भी चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो है कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो इस इलेक्शन का सारा जो इन्वायरमेंट है और ख़ास तौर के ऊपर उम्मीदवारों को जिस तरह से उठाया गया या सब कुछ किया गया, बहुत से लोग 1977 के इलेक्शन का रेफरेंस देते हैं। आप मुसलसल पिछले 4-5 इलेक्शंस को बड़ी बारीकी से आपने इसको सारा एनालिसिस किया है। आपको लगता है कि मैन हैंडलिंग बाकायदा इस इलेक्शन के अंदर कुछ ज़्यादा हुई है, या सोच जैसे होता था वैसे ही चल रहा है, या वाकई इससे ज़्यादा सिस्टमेटिकली इसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं? देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन इस इलेक्शन में जिस तरह मैंने कहा 2 साल की कैंपेन चल रही है, और 2 साल की कैंपेन में अचानक एक वाकया हो जाता है जिसमें हमने टीवी पे देखा मई 9 को जो हुआ, उसकी सदाकत जो है वो कोर्ट्स में इस्टेब्लिश होगी, उसमें कोर्ट्स चल रहे हैं, क्या वो पार्टी के वर्कर्स थे या नहीं थे, जो भी थे, लेकिन उसकी सदाकत जब उस वक्त तक हम कमेंट नहीं कर सकते जब तक अदालत उस पे फैसला ना करते। लेकिन जो टीवी पे होते देखा वो भी एक हकीकत है जो लोगों ने देखा। अब बहुत सारे मामलात मई 9 से रिलेटेड हैं, और उस पे ना मैं कमेंट कर सकता हूं ना आप कमेंट कर सकता हूं कि किसको पकड़ा जा रहा है, लेकिन पुलिस मिस हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए, इस पे दो राय नहीं है। लोगों की इज्जत और एहतराम का ख्याल रखना चाहिए, इस पे भी दो राय नहीं है। लोगों को मुल्जिम समझना चाहिए जब तक अदालत से कोई कन्विक्शन ना हो जाए, इस पे भी दो राय नहीं है। ये सारे इश्यूज जो हैं ये पाकिस्तान में पहले भी देखे गए हैं, अब भी देखे जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे इलेक्शन में और इलेक्शन से रिलेटेड तमाम मामलात में मई 9 का एक वाकया हो गया, और उसकी उसके तहत लोगों पे केस भी हुए हैं और शायद अभी भी चल रहे हैं, और कुछ लोगों को पकड़ा हुआ भी गया है। तो वो बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही है। अच्छा, एक और चीज मुदस्सर जो है, आप ऐसा नहीं कर पाते कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, लेकिन जहां मिस हैंडलिंग हो रही है, जहां लोगों को खींचा जा रहा है, जहां लोगों के घरों में घुसा जा रहा है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए और उसको कंडेम करना चाहिए। जो रिफॉर्म्स की आपने बात की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर किया भी गया है, अभी इलेक्शन एक्ट में कुछ तरमीम की गई थी, उनको किस नज़र से देखते हैं? और फिर दूसरा एक चीज़ ये भी बड़ी सवाल उठाया जाता है जी कि हमेशा आरओ बड़ा इसमें कंट्रोवर्शियल किरदार रहे हैं। इंतज़ामिया से लें तो फिर भी उसके ऊपर एतराज़ होता है, अदलिया से लें उनके ऊपर भी बाद में एतराज़ात होते रहते हैं कि जो हार जाता है वो हर किसी के ऊपर उंगली उठाता है। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ख़ुद अपना कुछ ऐसा इंटरनल सिस्टम बनाना चाहिए कि उनको एक्सटर्नली इतना ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, या एटलीस्ट कुछ इसके अंदर कोई बेहतरी के लिए आपको क्या समझ आता है, क्या होना चाहिए? देखिए, इलेक्शन कमीशन के अफसरान जब इलेक्शन मैनेज करते हैं तो उसकी क्वालिटी बाय इलेक्शंस में यूजुअली इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान होते हैं जो डीआरओ और आरओ का किरदार अदा कर रहे हो, तो उनकी क्वालिटी रिलेटिवली बेहतर होती है। मिसाल के तौर पे जो 20 बाय इलेक्शंस हुए थे पिछले जुलाई 2022 में, हाँ, तो उसकी क्वालिटी, उससे पहले भी इस किस्म का शोर शराबा था कि धांधली हो जाएगी, लेकिन उसमें 15 सीटें पीटीआई जीत गई, उस वक्त अपोजिशन में बल्कि असेंबलियों से रिजाइन किया हुआ था। तो इस किस्म के भी हमारे इलेक्शंस हुए हैं जिसमें एलिगेशंस बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन नतीजा कुछ और निकल आता है। लेकिन ये शायद मुमकिन नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए कि उनके ही कार्डर से सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स आए, और रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन का अगर सारा स्टाफ शायद वो बेहतर बता सकें, लेकिन अफसर लेवल पे जो स्टाफ होगा वो 500-600 से ज्यादा शायद ना हो जो रिटर्निंग ऑफिसर या मतलब वो कॉम्पिटेंट है लीगली। जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, अगर उसी को ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर समझ लिया जाए, मैं बिल्कुल यहीं पे बात आ रहा था। फाफन ये बहुत अरसे से मेंटेन कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इलेक्शन कमीशन का ही होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन कमीशन का एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है, उसको डीआरओ के तौर पे डिजिग्नेट किया जाए ताकि वो तक इलेक्शन प्रोसेस की इंटीग्रिटी का कस्टोडियन हो, और वो रिटर्निंग ऑफिसर के बिल्कुल सर पे बैठ के इंश्योर करे कि मामला जो है इलेक्शन के मामला जो है
इलेक्शन के कानून के मुताबिक लेटर स्प्लिट में तय किए जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन समहाउ, और इस लॉ में इलेक्शन कमीशन को इजाजत भी मिल गई है, 2017 के एक्ट में इलेक्शन कमीशन को इजाजत भी है कि अपने ऑप्शंस को भी वो लगा सकते हैं, और DROs लगाने की उनकी सलाहियत भी मौजूद है और उनके पास इतनी ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुदस्सर रिजवी, आपका इलेक्शन प्रोसेस और सारा इलेक्शन कमीशन को क्या किरदार अदा करना चाहिए उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ इसके सियासी एस्पेक्ट जो इलेक्शन के हैं, पंजाब KP के अंदर, सिंध के अंदर क्या सियासत चल रही है और आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर क्यों तमाम सियासी जमातों की नज़रें हैं, और क्या इसके नतीजे में हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन प्रमोट पाएगी या जमहूरी अक़दार का फ़रोग होगा, इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत करेंगे हम कुछ पंजाब की सियासी सूरत हाल और इसके साथ साथ जो इंतखाबी माहौल है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जरदारी साहब ने लाहौर में डेरे डाले हुए हैं और वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी फ़हरिस्तें तलब की हैं उन्होंने। ये वक्त जो है इस वक्त बराह रास्त आवाम से रुजू करने का वक्त है कि उनको कन्विंस किया जाए कि उनकी पार्टी को वोट दिया जाए। लेकिन जरदारी साहब का फोकस जो है कि वो 8 फरवरी के बाद जो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होने वाले हैं उनको अभी ही नज़र पे रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं। जो PTI के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात की है उन्होंने और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। अभी देखना है कि वो क्या सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे के शामिल होंगे या वहीं पे रह कर जो है कि वो जो एक बात की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो निशान लिया गया तो अब उनकी जो वो पार्लिमानी पार्टी की हैसियत है डिफेक्शन क्लॉज वाली शायद उस पर ऊपर नहीं लगती। और इस तनाज़ुर के अंदर कुछ चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं। इन मौज़ूआत के ऊपर बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी डेवलपमेंट्स हुई हैं। बड़े 5-6 उम्मीदवार PTI के जिनको RO ने भी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी और हाई कोर्ट ने भी उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। सुप्रीम कोर्ट में आकर उनको क्लीन चिट मिली है और उनके कागजात नामजदगी जो है कि वो बहाल कर दिए गए और वो अब इलेक्शन लड़ेंगे। ये सारा माहौल क्या बनने जा रहा है और आगे क्या कुछ इम्कानात हैं इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद। हमारे साथ मदर बरलास साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और आज़म चौधरी साहब लाहौर प्रेस क्लब के साबिक सदर रह चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मैं आज़म चौधरी साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ पहले, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन माहौल जो है वो सारा का सारा पंजाब मैदान जंग बनता है हमेशा। नेशनल असम्बली की 266 नशिस्तों में से 141 नशिस्तें जो हैं वो पंजाब में हैं और पंजाब में जो कामयाब होता है उसके लिए इस्लामाबाद में हुकूमत बनाना बड़ी आसान हो जाती है। इस वक्त जितनी सख्ती है, पाबंदियां हैं, वो भी हमें पंजाब में नज़र आ रही हैं। क्रैकडाउन हो या कुछ भी हो, जितने केसेस सुप्रीम आए रिटर्निंग ऑफिसर्स के, अभी जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हों, सनम जावेद साहिबा हों या सनाउल्लाह मस्ती खेल, शौकत बसरा, ये सब लोग, ताहिर सादिक अटक के, ये सब पंजाब के ही हैं। तो ये पंजाब में इतना ज़ोर क्यों लगाया जा रहा है? क्या अवाम का जो रिज़ल्ट है या अवाम का जो मूड है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही दीगर जमातें कि अवाम उनके साथ खड़ी है कि ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया खाला साहब। देखिए, पंजाब की जो अहमियत है उसका आप अंदाज़ा लगाए। जो अब थोड़ा सा माजी के अंदर सियासत के ऊपर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो तख्ते लाहौर अगर किसी बंदे ने हासिल कर लिया है तो उसके लिए हुकूमत बनाना बहुत आसान हो जाता है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा। और इस वक्त पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा भी है, सीटें ज़्यादा हैं, तो इसलिए उनका तमाम तर फोकस जो है ना इस वक्त पंजाब की सीटें जीतने पा रहा है। और पीपल्स पार्टी की भी ये कोशिश है कि वो किसी भी सूरत में पंजाब में एक मुनासिब शेयर अपना हासिल करें ताकि सिंध की सीटें साथ मिला के, और जिस तरह के वो तवक्को कर रहे हैं, जिस तरह जरदारी साहब ने ना सिर्फ ये है कि तवक्को बल्कि उन्होंने इजहार भी किया कि आज़ाद उम्मीदवारों को वो साथ अपने शामिल करेंगे। और बिलावल साहब की अगर कैंपेन पे हम नजर दौड़ाएं तो उनका तमाम तर जो उनका भी फोकस है वो उन आज़ाद उम्मीदवारों पे और PTI के वोटर्स के ऊपर है
कि किसी तरीके से वो उनको वोट मिल जाए और वो इंतखाब जीते और बाद में वो उनको साथ शामिल कर ले। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान में जो खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती है। हॉर्स ट्रेडिंग तो चले वो पार्लियामेंट के अंदर होती है, लेकिन प्री पोल रिगिंग जिसको हम कह सकते हैं, ये उसका एक सिलसिला है कि आप आजाद उम्मीदवारों से पहले ही आप कमिटमेंट्स ले लें या उनको उसमें चाहे पैसा इन्वॉल्व हो चाहे उसमें कुछ और मराहत इन्वॉल्व हो। पाकिस्तान की सियासत को गंदा भी इन चीजों ने किया है। इस पे तमाम पार्टियों के लिए लम्हा दिया। माजी के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इसके नताइज भुगत चुकी है। अब ये तमाम का फोकस इन दोनों पार्टियों का है जी कि हम किसी तरीके से, पहली बात तो यह है कि इन्होंने पीटीआई को इंतखाबी सियासत से आउट करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन इनका फ्रंट फुट पे एक खिलाड़ी था जो इनकी तमाम ख्वाहिशात इलेक्शन कमीशन ने पूरी की। पीटीआई के बल्ले का निशान वापस लिया गया। उस जमात का जो उम्मीदवार थे उनको इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए हर मुमकिन तरीके से उनको रोकने की कोशिश की गई। उसमें पुलिस भी साथ शामिल थी, इंतजामी अफसरान भी शामिल थे, निगरान हुकूमतों ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने तमाम तर मुश्किलात अबूर करके अपने कागजात जमा कराए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एतराजात लगाने का सिलसिला शुरू किया। और जिस तरह का आपने अभी जिक्र किया कि कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो जेलों में बंद हैं, जिनको इंतखाब लड़ने की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाजत दी गई है। ये अब इलेक्शन कमीशन के उसके मैं समझता हूं उसके मुंह के ऊपर एक तमंचा है। ये इलेक्शन कमीशन का काम था कि उन उम्मीदवारों के जो जायज उस पर एतराजात थे वो खत्म किए जाते हैं, उनको इंतखाबी अमल का शामिल होने की इजाजत दी जाती। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो एक बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एक पार्टी का इलेक्शन कमीशन हो, ना कि वो मुल्क का इलेक्शन कमीशन हो। इस तरह वो जेस्चर दे रहा है जैसे ये एक फिक्स्ड मैच है। और बड़ा एक सवालिया निशान होगा इलेक्शन के ऊपर। जरा अब इलेक्शन कमीशन के रोल की तरफ भी आएंगे, क्योंकि अभी तक पोलिंग स्कीम जो 24 जनवरी तक उन्होंने देनी थी वो अभी तक नहीं दी, और उसके क्या असरात होंगे। बदर साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ। जरदारी साहब ने लाहौर में डेरे डाले हैं और आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर नज़र है। पीपल्स पार्टी इस वक्त अगर हम देखें PMLN, पीपल्स पार्टी और PTI, तीन बड़ी जमातें हैं। तीनों में से सबसे पुरानी जमात है और बड़ी डीप रूटेड जमात है ये। अब इसको ये नौबत क्यों आई कि ये अभी आज़ाद उम्मीदवारों के या अपने इंतखाबी जलसों के अंदर खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि PTI के जो वोटर हैं वो हमें वोट दें, किसी और को वोट ना दें। तो इनका अपना वोट बैंक क्यों इतना कमज़ोर या कम हुआ, और पॉलिटिकल स्पेस इनके लिए क्या वाकई इतनी कम हो गई है, या कुछ और वजूहात हैं कि ये अब फोकस सारा का सारा इनका आज़ाद उम्मीदवारों या PTI के ऊपर रह गया? खालिद साहब, अगर पिछले हम 40 साल सियासत का जायज़ा लें तो पाकिस्तान में सबसे पहले ये जो ख़रीदो फ़रोख्त का कारोबार शुरू हुआ वो छांगा मांगा से शुरू हुआ। बिल्कुल। और मुस्लिम लीग नून उसकी बानी है इस कारोबार की। अब आसफ अली जरदारी जो हैं वो बाद में इस खेल में शामिल हुए, लेकिन वो महारत उनको ज़्यादा हो गई और वो इतने माहिर हो गए कि उन्होंने शरीफ फैमिली को कहीं पीछे छोड़ दिया। आपको याद होगा और आज़म चौधरी साहब को भी याद होगा कि जब यहाँ रजीम चेंज हो रहा था तो ख़रीदो फ़रोख्त की जो महारत थी वो तो आसफ जरदारी जादूगरी दिखा रहे थे। वो सिंध हाउस में सारा मेला लगा हुआ था। तो वो एक माहिर के तौर पर लाहौर में इसलिए बैठ गए हैं और पहले से उन्होंने फरिश्ते मरतब करना शुरू कर दी हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो कोई किसी सरकारी सतह पर कोई सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद पता चला कि सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं और उनका ताल्लुक PTI से होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे पीपल्स पार्टी आ रही है, थर्ड नंबर पर कुछ और आज़ाद उम्मीदवार आ रहे हैं, और चौथे नंबर पर मुस्लिम लीग नून आ रही है। तो आसफ अली जरदारी ने अपनी वर्किंग शुरू कर दी। अब आपने शुरू में सैफुल्लाह अबड़ो की बात की। सैफुल्लाह अबड़ो PTI में आने से पहले भी पीपल्स पार्टी में थे। सिंध के बड़े कंट्रैक्टर हैं, लाड़काना से उनका ताल्लुक है। लाड़काना ही से वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे थे बिलावल भुट्टो वाले हलके से। तो मेरा ख्याल है वो पुरानी मोहब्बत जाग गई होगी और वो फिर पीपल्स पार्टी में चले गए। और वैसे भी बिलावल भुट्टो जरदारी को वहाँ ज़रूरत थी, सुना है उनका वो हलका थोड़ा कमज़ोर जा रहा था, तो सैफुल्लाह अबड़ो के आने के बाद शायद वो मजबूत हो जाए। तो ये जो नया सिनेरियो बना है इसमें बेशक
हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पंजाब बड़ा मरकज़ है, सही बात है, इससे इनकार मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान की सियासत में पंजाब का किरदार जो है वो माइनस नहीं किया जा सकता। लेकिन पंजाब की सूरत हाल ये है कि पंजाब में आज़ाद उम्मीदवार जो पसे पर्दा PTI है वो जीत कर आ रहे हैं नंबर 1 पे, और अगर पूरे मुल्क को देखा जाए तो फिर पीपल्स पार्टी सेकंड आती है, और थर्ड कुछ और आज़ाद उम्मीदवार आ रहे हैं, और चौथे नंबर पर PMLN आ रही है। इसलिए आसफ जरदारी लाहौर में बैठ गए हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवारों पे काम कर सके। अच्छा, पंजाब में भी जो 3 डिवीज़न हैं, लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद, नून लीग इस पे हमेशा फोकस करती रही है। 78 MNA हैं इन 3 डिवीज़नों में, और 150 से ज़्यादा MPA हैं। तो जो ये 3 डिवीज़न जीत जाता था वो मरकज़ में भी हुकूमत बना लेता था और सूबे में भी बना लेता था। अब मुश्किल ये पेश आ गई है कि ये 3 डिवीज़न नून लीग के हाथ से निकलते जा रहे हैं, और वहाँ जितने सरकारी गैर सरकारी जैसे भी सर्वेज हुए उसमें वो आज़ाद उम्मीदवार जिनका ताल्लुक PTI से है वो आगे निकल गए हैं। सो इसलिए आसफ जरदारी यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले से वो मैनेज करना शुरू कर दिया उन्होंने कि मैं, ताकि जो 8 फरवरी के बाद मेला सजे तो अभी से मेरे पास इतने लोग। अच्छा, इसमें एक और बड़ा बात ये चल रही है जो सब आपसे भी यही क्वेश्चन है, फिर मज़हर साहब भी इसके ऊपर कमेंट करें, कि एक ख्याल ये भी किया जा रहा है कि शायद जरदारी साहब या मियाँ साहब भी कहीं पीछे रह जाएं। और आपको याद होगा पंजाब में 93 में भट्टू साहब के पास शायद गालबन 13 या 16 MPA थे, और अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं करते हम, ज़रा ये जुलाई 2022 में और इसके चले जाएं तो काफ लीग के पास भी कितने MPA थे, और नून लीग और PTI दोनों परवेज़ इलाही साहब को ऑफ़र कर रहे थे कि वज़ीर आला बन जाएं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इन इलेक्शंस के बाद तहरीक इंसाफ जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में होंगे सबसे ज़्यादा होंगे, और अगर उनमें से कुछ लोगों को मुनहरिफ करवाया जा सके नज़रियाती के नाम के ऊपर, या जैसे अब अकबर एस बाबर साहब भी एक अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, या कहा जाए कि मुल्क या मईशत पहले है और उसके बाद सियासत है, जो स्लोगन होते हैं रवायती से, और ऐसी सिचुएशन बन जाए कि किसी पार्टी के पास अक्सरियत ना हो, और फिर तीसरा जो है कि वो कहा जा रहा है कि थपकी दी गई IPP को, ज़रा आप भी बाहर निकलें, जल से जुलूस करें, नज़र तो आए, आप घर में ही बैठ गए हैं। तो कोई ऐसा इम्कान भी नज़र आता है आपको कि वो भट्टू साहब या परवेज़ इलाही साहब वाला फार्मूला जो है पंजाब और मरकज़ के अंदर जो है दोबारा कोई निकल आए? देखिए, बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है, जो तज्जिया अभी बरलास साहब ने दिया था ना कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर आज़ाद उम्मीदवार उनका ज़्यादा चांसेस, लेकिन जो IPP का मामला है, IPP के लोग, आपको याद होगा पंजाब के अंदर जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे सूबाई असम्बली के, जुलाई 2022 थे, हाँ जी, सारे ही आ रहे थे, जिन उम्मीदवारों ने, मुनहरफ उम्मीदवारों को मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिए थे, आपको याद होगा बड़े बुरे तरीके से वो लोग पिट गए थे। और उसके बाद दिन ब दिन, क्योंकि ये जो PDM की हुकूमत के 16 माह उन महीनों ने अवाम के अंदर एक शदीद नफरत पैदा की, और अवाम उसका इजहार भी करती हुई नजर आ रही है। अब उनकी मिसाल सामने रखें तो अब IPP के जितने लोग हैं ये सारे वही हैं जो मुनहरफ है, जो PTI को छोड़ के आए और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीट एडजस्टमेंट की उसकी सूरत में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इनका फोकस वजारत आला पर था। अलीम खान साहब वजारत आला के उम्मीदवार थे और उनकी हर मुमकिन कोशिश थी कि उनको वो ओहदा मिल जाए, क्योंकि वो जिस घर से या जिस जगह से उनको आशीर्वाद मिली थी उनको पूरा यकीन था कि शायद वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें थोड़ी तब्दील नजर आई और मुस्लिम लीग नून वो खुद जो है ना मैदान में नजर आई कि वो वजारत आला किसी को देना नहीं चाह रही। लेकिन अगर आजाद उम्मीदवार जिस तरह जीत नजर आ रहे हैं जो जीत जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान में जिस तरह पहले अर्ज कर चुका हूँ, ये अलमिया है कि खरीदो फरोख्त का एक बाजार गर्म हो जाता है। लोग अपने मुफादात के लिए तमाम पार्टी एफिलिएशन, लोगों का जो उन लोगों ने जो उन्हें मैंडेट दिया होता सब कुछ भूल जाते हैं और अपने मुफाद को मद्देनजर रखते हैं। खुदा ना खासा कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो कुछ भी हो सकता है पंजाब के अंदर, क्योंकि इन्होंने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि PTI को इक़्तिदार ना मिले, PTI के किसी मुनहरफ को देना पड़ा तो वो दे देंगे, या कोई बारगेनिंग की कोई उसमें आ जाता है बंदा तो उसको दे देंगे। लेकिन अभी तक तो बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून किसी को अपनी वज़ारत आला देने के मूड में नजर नहीं आ रही,
उनका यही ख्याल है कि वो जीतेंगे। लेकिन लाहौर शहर के अंदर मैंने आज तक मुस्लिम लीग नून को इतना खौफजदा नहीं देखा जितना मैं इस इंतखाब के अंदर देख रहा हूँ। और उसका डेफिनेटली जो अवामी रिएक्शन है और पिछले 16 महीने की कारकर्दगी वो भी है। जो सब एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर मैं वापस आते हैं तो नाज़रीन इसी मौजू की ऊपर आगे बढ़ाएंगे और फिर ये भी देखेंगे कि मज़ीद इलेक्शन के बाद कुछ और ऑप्शंस भी इस वक्त इस्लामाबाद लाहौर के अंदर ज़ेर बहस हैं, वो क्या है उनके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल, इलेक्शन और इस इलेक्शन में जो सफ़बंदी हो रही है, आज़ाद अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनके ऊपर सबकी नज़रें हैं और बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ी जो पार्लिमानी पार्टी इन्हीं आज़ाद अरकान की पहली दफ़ा पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत में होगा कि ये सबसे बड़ी तादाद में ऐवान में पहुँचेंगे। अब कितनी इनकी मज़ीद टूट फूट होगी, जिस तरह से पहले ही PTI को काफ़ी हिस्से बखरों में तकसीम किया गया है। बल्ला साहब एक क्वेश्चन, और आज़म चौधरी साहब ने भी उसके ऊपर अपना कमेंट किया कि आपको ये लगता है कि इलेक्शन के बाद जो है कि तमाम सियासी जमातें कहीं हाथ मलती रह जाएं और पता चले कि जैसे भट्टू साहब का फार्मूला था या परवेज़ लाई साहब जो है कि बड़ी कम अददी अक्सरियत थी उनको, लेकिन वो वज़ारत आला ले गए थे। तो क्या वज़ारत उस्मा और वज़ारत आला जो है कि आपको पंजाब और मरकज़ के अंदर नज़र आ रहा है कि कुछ तीसरा फरीक भी लेके जा सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। एक तो आज चौधरी परवेज़ लाई को अलाउ हो गया इलेक्शन लड़ना पंजाब का, तो पंजाब के वज़ारत आला पे ज़ाहिर है उनकी भी नज़र होगी। गुजारिश ये है कि ये जो लाहौर की बात की है ना आज़म चौधरी साहब ने, तो जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ की लाहौर में एक रैली थी और उनकी साहबजादी भी उनके साथ थी, तो उन्होंने रैली की जब सूरत हाल देखी तो गाड़ी में से मियाँ नवाज शरीफ ने फ़ोन किया शहबाज शरीफ को और कहा कि ये आप लोगों ने क्या किया है मेरे पीछे, ये क्या करते रहे हैं आप कि लाहौर शहर में हमारी ये हालत हो गई है कि हम बंदे ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ हुई कि रायवंड में जाती उम्रा में मियाँ शहबाज शरीफ जब कमरे में दाखिल हुए तो नवाज शरीफ ने कहा कि आप दूसरे कमरे में चले जाएं, आपने टिकट गलत दिलवाए हैं बहुत से। अच्छा, ये क्यों सूरत हाल पैदा हुई है? ये सूरत हाल इसलिए पैदा हुई है कि मियाँ साहब जो हैं, बड़े मियाँ साहब और उनकी साहबजादी समझ लें आपसे इस्लामाबाद पिंडी में मिली तो जब आपने नक्शा उनके सामने रखा कि सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं और सेकंड नंबर पे पीपल्स पार्टी आ रही है और थर्ड पे फिर आज़ाद उम्मीदवार हैं और चौथे पे PMLN आ रही है, तो प्राइम मिनिस्टर तो आपका नहीं बनता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता तो फिर हमें पंजाब दे दें। तो आज़म चौधरी साहब पास बैठे थे, उन्होंने कहा पंजाब में भी तो आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीत रहे हैं, आपको कैसे हम पंजाब दे दें, वहाँ जाके कोशिश करें। उससे असल में जो वोटर है वो इनके काबू नहीं आ रहा। और मैं समझता हूं कि जिन पे इनकी नज़र है ना आसिफ अली जरदारी की या दूसरी पार्टियों की आज़ाद उम्मीदवारों पे, वो कच्चे नहीं हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार PTI के हैं, वो PTI ही के रहेंगे, वो नहीं बिकेंगे। वो बहुत सी मुश्किलात क्रॉस करके आ रहे हैं, वो समझ लें पुल सरात से गुजर के आ रहे हैं। मैंने पुल सरात का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि आज़म चौधरी साहब के जो आबाई इलाका है वहाँ एक नून लीग का सियासतदान कह रहा है कि नून लीग को वोट देना जहादे अकबर है। तो मैं भी ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पुल सरात से गुजर के आ रहे हैं, तो वो नहीं बिकेंगे। ये भूल है कि वो बिक जाएंगे। और जहाँ तक ये इस बात का ताल्लुक है कि जी उनको ख़वातीन की सीटें नहीं मिलेंगी, उसका भी बंदोबस्त उन्होंने कर रखा है कि कैसे मिलेंगी, वो प्लान उनका है, वो पेश कर दिया जाएगा उस वक्त जब उनके बंदे जीत जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता
कि ये पुरानी सियासी जमातों के हिस्से में कुछ आ जाए, नहीं मुड़ रहा वोटर उनकी तरफ। अभी ये आपने पीपल्स पार्टी की बातें की, वो खुर्शीद शाह को कल अभी बंदे टक्कर गए हैं, और भी इनको लोग टक्करते हैं सिंध में भी, जहां पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूत है, और नून लीग के लोग तो पंजाब में निकल ही नहीं रहे। पुलिस की सारी हमदर्दियां, इंतजामिया की सारी हमदर्दियों के बावजूद लोग नहीं निकल रहे। तो जहां खालिद साहब वोटर ही मुतवज्जो नहीं हो रहा, तो आप जीतेंगे कैसे? अच्छा, एक की मुसलसल कोशिश की जा रही है, बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि लगता है कि एक ऐसी फिजा कायम कर दी जाए कि वोटर कंफ्यूज रहे और टर्नओवर जो है कि वो कम रहे, 50% से नीचे रहे, तो रिजल्ट मैनेज करना आसान होता है। आपको लगता है कि ये चीज़ें भी कामयाब हो जाएंगी और वोटर जो है टर्नओवर 50 से कम होगा, या बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा टर्नओवर भी यही होगा? ये मुझसे आपने पूछा है? जी जी, दोनों सही, आप भी दे दें। अच्छा, फिर चले आज़म मैं चौधरी साहब छोटा की सा तरफ। जवाब देता हूँ, फिर आज़म चौधरी साहब से लेते हैं एक तफसीली जवाब। खालिद साहब, गुजारिश ये है कि ये भी एक भूल है कि कंफ्यूज कर दिया जाए। ज़्यादा वोट है अब नौजवानों का, नौजवान है पढ़ा लिखा, टेक्नोलॉजी को जानता है, नौजवान कंफ्यूज नहीं होता। और ये जो इनकी भूल है ना कि वो नौजवान दोपहर के बाद उठेगा, नहीं बाबा, वो सुबह सवेरे उठ के वोट डालेगा। ये पहले भी भूल थी कि वो मम्मी डैडी पार्टी है, वो नई मुश्किलात बर्दाश्त करेंगे। वो तो खड़े हो गए, लाठियां भी खाई, जेलें भी बर्दाश्त की। और क्या अजीब बात है कि इनके मुकाबले किनसे हो रहे हैं? कैदी औरतों से, और उनसे भी खौफजदा हैं। तो वोटर जो है वो नहीं बैठेगा आराम से। ये भूल है किसी की कि वो कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। पाकिस्तान का वोटर बहुत समझदार हो गया है। 70 साल जो चूना लगाना था 75 साल लगा लिया, वो तो अब चूना शूना गया। वो तो कहते हैं कि ज़ेन साजी कर दी, खराब कर दी, आप कह रहे हैं समझदार हो गया। समझदार हो गया, मैं समझता हूँ सियासी शऊर मिल गया है। अभी तो उन्हें पता चला है कि हकीकत क्या है। अच्छा चौधरी साहब, ये दो चीज़ें हैं। एक तो मतलब बरला साहब का ख्याल है कि जो आज़ाद जीत कर आएंगे वो पुल सिरात से गुजर कर आए हैं, तो अब जिन्होंने मुनहरिफ होना था, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जिन्होंने वफादारियाँ तब्दील करनी थी, वो कर ली हैं। अब जो आएंगे वो ऐसे नहीं होंगे। एक तो इस पर ज़रा आप बता दें कि वाकई आपकी भी यही ओपिनियन है। और दूसरा टर्नओवर के हवाले से, क्योंकि इस दफ़ा कोई 18 से 23 साल के जो नौजवान हैं, गालबन वो 2.25 या 2.5 करोड़ जो है ऐड हुए हैं 2018 के बाद। तो पहली बार जिसका वोट बना वो तो ज़रूर आता है डालने। तो टर्नओवर भी अगर ज़्यादा होता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? खालिद साहब, जो पीटीआई के उम्मीदवारों का मामला है, मैं समझता हूँ कि पीटीआई के अंदर एक बड़ी स्क्रीनिंग हुई है। पीटीआई के वो लोग जो कोई दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके या जिन्हें को मुफादात नजर आए, उन्होंने पार्टी छोड़ी। और उससे पार्टी के अंदर एक स्क्रीनिंग का एक ऐसा प्रोसेस हुआ ऑर्गेनिक सा कि उनके जो जेन्युइन लोग थे, नजरियाती लोग थे, वो पार्टी के अंदर रह गए। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी रह जाते हैं कि जो मुफाद परस्त होते हैं। ये बिल्कुल इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि यहाँ पे लोग बिकेंगे नहीं। बिल्कुल कुछ लोग जरूर बिकेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अक्सरियत जो है वो अपने नजरियात के साथ और पार्टी के साथ खड़ी होगी, क्योंकि जो वोटर है वो इतना बाशऊर है, उसको नहीं इस चीज से गर्ज कि यहाँ पे उम्मीदवार कौन है। ना उसको उम्मीदवार के नाम से गर्ज है, ना उसको उसके इंतखाबी निशान से गर्ज है। उसको सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि ये इमरान खान का एक सिपाही है और हमने इमरान खान को वोट डालना है। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। आपने देखा है कि अभी तक जितने सर्वे, इतनी गुफ्तगू मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया पर नजर आई है, किसी बंदे ने किसी उम्मीदवार का नाम नहीं लिया। वो सिर्फ एक ही शख्स का नाम लेते हैं कि वोट उसको डालना है। तो इंतखाबी निशान, तरह तरह के इंतखाबी निशान हो गए, मैनेज कर लिया पीटीआई ने आपके ख्याल में? ये एक मुश्किल काम है। इसमें मैं समझता हूँ ये उम्मीदवार का एक जिम्मेदारी आ जाती है कि उसने लोगों को और वो सारे क्लेम कर रहे हैं कि वो इमरान खान के उम्मीदवार है। लेकिन वो लोग थोड़े से कंफ्यूज है। ये जो ओरिजिनल इनका जो टिकट उम्मीदवार है, ये उसने जाके बताना है कि लोगों को के और मोबिलाइज भी करना है। जो टर्न अच्छा चौधरी साहब, एक और बड़ी अहम चीज़ है
जो मेरा तजर्बा है इलेक्शन कवर करना और इलेक्शन को देखना, जो उसके बरक्स हमें नज़र आ रही है कि हमेशा होता था हवा जिस तरफ चल रही है ना, जो इलेक्टेबल है या जिसके पीछे किंग पार्टी आप कह लें या थपकी किसी और की है, तो लोग सारे उधर जाते थे, बरादरियां जो बड़ी बड़ी सियासी बरादरियां हैं वो भी। अभी हम पिछले को 3-4 दिनों में हमने तलागंग चकवाल में देखा कि टम्मन फैमिली जो है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों की सपोर्ट कर रही है, सरगोदा में चीमा फैमिली ने, उकाड़ा में वट्टू फैमिली ने। अच्छा, आप ज़रा साउथ पंजाब में चले जाएं कि वो जवेद हाशमी या बाकी जो लोग हैं, ये मामला जो है कि ये तो हवा तो किसी और तरफ की थी, थपकी तो किसी और को मिली हुई थी, तो ये पहली बार पंजाब में एक अजीब सी तब्दीली मैंने देखी है। देखिए, ये अब मेरा ख्याल है कि हमारा जो सिस्टम है, तो हमारा जो निज़ाम है, उसको ये समझ आ जानी चाहिए कि आप किसी को थपकी दे के ना प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, ना हुकूमतें बना सकते हैं। ये अवाम का हक है और अवाम के पास ये हक रहना चाहिए। और इस दफ़ा मुझे नज़र आ रहा है कि अवाम अपना हक इस्तेमाल करने के मूड में नज़र आ रही है। और ये जिन खानदानों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये खानदान आप देखें सारे सियासत के अंदर बहुत पुराने खानदान है, और ये हमेशा अपनी जो तरजीहात को लेके ये चला करते थे। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर जो शुरू स्टार्ट में आपने बात की थी, खुसूसन पंजाब का जिक्र किया, मुल्क के अंदर जितनी यहाँ पे आइन कानून की धज्जियां उड़ाई गई, जितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की गई, वो हर बाशऊर शख्स ने उसको देखा है। और उसके अंदर मुस्लिम लीग नून का जिस तरह एजेंडा पूरा हो रहा था, वो मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है, ये बुनियादी तौर पर वही चीजें थी। और निगरान हुकूमतों ने जिस तरह मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे लोगों के घरों को तोड़ दिया, गिरफ्तारियां की, मार धाड़ की, 9 मई की आड़ में हजारों लोग, बेगुनाह लोगों को पकड़ लिया गया। और जो गुनाहगार है, ठीक है, आप उनको पकड़े, उनके खिलाफ मुकदमात है, अदालतों में पेश करें, लेकिन जो बेगुनाह लोगों के साथ यहाँ कुछ किया, ये सारी दुनिया ने देखा है। ये इन चीजों के ऊपर से 16 माह की जो पीडीएम की हुकूमत थी, उसकी नफरत अलहदा से है, जुल्म सितम की नफरत अलहदा से है। अब जब लोग सारा कुछ ये देख रहे हैं, फिर इलेक्शन कमीशन का जो किरदार आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, ये भी जो जितने बाशऊर लोग हैं वो समझ आ रही है उनको। आज तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल पड़ी है ना, कैसे लग रहा है किसी एक पार्टी को साइडलाइन करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाशऊर लोग हैं, जाहिर है वो इस इंतजार में है कि 8 फरवरी का दिन आए, हम अपना हक इस्तेमाल करें। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि यहाँ पे बड़ी रुकावटें होंगी वोटर के लिए। खुसूसन जो उम्मीदवार आजाद हैं, उनके पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए जाएंगे, और जिस वोटर को पीटीआई का कुछ स्टिकर लगा होगा या झंडा होगा, उसको या तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा या रोक लिया जाएगा। मैं इस वक्त लाहौर के हल्का 130 के अंदर बैठा हूं, जहां से मियां नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद आमने सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि मियां नवाज शरीफ के हल्के के अंदर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं सरकारी अखराजात से, और लोगों को नवाजा जा रहा है। जबकि यास्मीन राशिद 70 साल की बूढ़ी और बीमार खातून वो जेल बैठी हैं, उनका ना कोई पोस्टर लगने दिया जा रहा है, ना उनकी फ्लेक्स लगने दी जा रही है, ना उनका कोई बैनर लगने दिया जा रहा है। अगर उनके कोई कारकुन रात को लगाते हैं, तो सुबह जब आते हैं तो सरकारी ट्रकों के अंदर कारपोरेशन का अमला जाके उतार के ले जाता है। दूसरा यह है कि पीटीआई के अगर 4 बंदे खड़े होते हैं कहीं पे, वहां पे दफा 144 का आर्ट के तो पुलिस आ जाती है। दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी वो रैलियां कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रैलियां जलसे कर रहे हैं, वहां पे दफा 144 का नफाज नहीं हो रहा। और आपने कल की परसों की रैली के अंदर, और कल भी मरियम नवाज साहबा की जो एक दफ्तर के इफ्तिताह पे गई है, आपने देखा होगा कि उनके साथ मुसल्ला गार्ड्स मौजूद थे, असला की नुमाइश नजर आ रही थी। वो पैसे भी निशावर किए जा रहे होते हैं। मैं जरा मदर बरलास साहब की तरफ आता हूँ। जरा ये मदर साहब, आप भी सारी उम्र आपने भी ये सियासी इस दश्त में जो है कि गुजारा है, साफ़ती और सियासी में, तो ये आपको पंजाब में अब तब्दीली नज़र आ रही है कि ये अब साहिवाल में चले जाएं, वहाँ पे कई ऐसी फैमिली जो अभी आके पीटीआई को शामिल हो रही हैं, दस्तबरदार हो रहे हैं, आपको ये क्या एक ट्रेंड है? और दूसरा एक ये जो अभी बात की आज़म चौधरी साहब ने भी कि 16 महीनों का जो एक किरदार है वो, और एक जबर की जो कैफियत है, कि क्या वाकई खान्स की जो सपोर्ट है, पीटीआई की सपोर्ट है, वो उनकी किसी एजेंडा मंशूर की बुनियाद के ऊपर है, या पीडीएम की कारकर्दगी और जुल्म के खिलाफ जो नफरत या है उसकी बुनियाद के ऊपर इतनी सपोर्ट है उसको? देखिए, ये एक सवाल में जो आपने 3-4 सवाल किए ना, आप भी बड़े माहिर हैं खालिद साहब। गुजारिश ये है कि कोई सोच सकता है कि वट्टू ख़ानदान या सरगोदा के चीमे या तलागंग के टम्मन
ये डूबती कश्ती में बैठेंगे? कभी नहीं। कभी नहीं बैठेंगे। पुराने सियासतदान हैं, सियासी खानवादे हैं पुराने। दूसरा ये है, ये जो बात की है ना आज़म चौधरी साहब ने, लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ इशारा किया, उन्होंने गुफ्तगू की है, ये दुरुस्त है। आप तो कह रहे हैं पोस्टर लगने नहीं दिए जा रहे, हमें तो ये इतला है कि छपने भी नहीं दिए जा रहे। हाँ, वो- प्रेस को भी मना किया गया है, उनको दुरुस्त मना बात है। किया गया है कि भाई छापे ही ना। लेकिन इसके बावजूद ये जो बात खालिद जमील साहब ने की है ना, जो आखिर पे की, कि वो जो 16 माह की कारकर्दगी है, एक वो, और दूसरा जुल्म के खिलाफ एक नफरत। तो नफरत का इजहार करेंगे लोग 8 फरवरी को। खैबर पख्तूनख्वा के लोग पंजाब के लोगों से ज़रा बहादुर हैं, वो पहले निकल आए, उन्होंने खौफ के बुत तोड़ दिए। पंजाब मैं यहाँ वाले पे, मतलब साहब माजरत चाहता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा लुकमा दूंगा। आप सिर्फ अवाम का ये नहीं कह सकते बहादुर या बुजदिल। आप देखें कि इस वक्त निगरान हुकूमतों का किरदार आपको तमाम जुल्मों सितम या इस्लामाबाद शहर में नजर आया या पंजाब के अंदर नजर आया। यहाँ पे जो वफाक की निगरान हुकूमत और इस सूबे की निगरान हुकूमत, उनका इस तरह नजर आ रहा है कि वो एक पार्टी का एजेंडा पूरा करने के लिए तमाम कर रहे हैं। अच्छा, मदद साहब एक- बात कंप्लीट कर लें क्योंकि लास्ट मिनट है, मैं इसको आज़म कंक्लूड भी चौधरी करना है। साहब, एक इतला है मुबैना तौर पर कि एक हफ्ता पहले आपके दोस्त मियां शहबाज शरीफ जो हैं, वो वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मिले और ये मुतालबा किया कि 8 फरवरी को PTI के पोलिंग एजेंट अंदर ना दाखिल होने दिए जाएं। ये जिस तरफ आपने इशारा किया, ये मीटिंग हो गई हफ्ता पहले। अभी से हम खालिद जमील साहब के प्रोग्राम के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को मुतनब्बे कर रहे हैं कि हजूर ये काम ना करना। ये जो मियां शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुबैना तौर पर मीटिंग की है कि PTI के पोलिंग एजेंट्स को दाखिल ना होने दिया जाए, तो मेहरबानी करें इसको इलेक्शन वक़्त शफाफ कराएं। बहुत शुक्रिया मदर बिरला साहब, आपका भी। आज़म चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम बातचीत कर पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल, इलेक्शन और इलेक्शन का जो इन्वायरमेंट है, डेफिनेटली पाकिस्तान में जमहूरियत अगर परवान चढ़ेगी तो पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली की तरफ पेशरफ्त होगी। हमें तमाम इदारों को और हमें बैसियत अवाम भी और सियासी जमातों को भी इस चीज़ का इदराक करना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।